Hi everyone, welcome back. Today we are gonna discuss about quality of water completely in this particular video. So quality of water is the first chapter of environmental engineering. We have number of chapters in environmental engineering. So today we will deal about quality of water only. So guys, अगर हम बात करें environmental engineering की तो ये एक मेजर सब्जेक्ट है गेट एग्जामिनेशन के लिए, आईएएस के लिए, एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना पूछे गए हैं, हर साल क्वेश्चंस आते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, तो हमें इसको अच्छे से डील करना है। अब बात रही बीटेक स्टूडेंट्स के, दो स्टूडेंट्स हु आर रीडिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट, सो उनके लिए भी अच्छा खासा यहाँ से कंसेप्ट उनका क्लियर होने वाला है, बिकॉज आई फिल्टर्ड दिस कंटेंट फ्रॉम नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, हमें हमारी जो बुक्स होते हैं उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वी हैव लॉट टू रीड, बट कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना, जो जो पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करता है, वो कंटेंट मैंने यहाँ पे लाया है। ठीक है, इस चीज़ को आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। गेट की बात करें तो गेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें याद रखने होते हैं, कुछ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, तो उसकी बात नहीं करूँगा, बट गेट वालों के लिए यहाँ से कंसेप्ट उनका क्लियर होगा, जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्लियर होगा। बट एसएससी देखो, कंसेप्ट आपका जब क्लियर नहीं होगा, यू कैन नॉट सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आप फॉर्मूले को मेमोराइज नहीं कर सकते हैं, आप फॉर्मूले को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, और उस फॉर्मूले से आप फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर सकते। एक कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको नॉलेज यहाँ से मिलने वाली है, तो कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। द ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी विथ मी टिल एंड। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वालिटी ऑफ वाटर की अगर बात करें, देखो गाइस, इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो गेट के लिए, एसएससी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस भी आए हैं, वो क्वेश्चंस भी डिस्प्ले होंगे, और मैं आपको बताते चलूँगा कि गेट के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं इस क्वालिटी ऑफ वाटर के अंदर जिससे हर साल क्वेश्चंस गेट में आते हैं। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट क्वालिटी ऑफ वाटर। सो क्वालिटी ऑफ वाटर क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ वाटर, वेदर द वाटर कंटेन्स अनवांटेड कंपोनेंट और नॉट। ठीक है, देखो, जो भी हमारा वाटर, चाहे हम स्ट्रीम से वो डिराइव करें, नेचुरल सोर्सेस से हम वाटर डिराइव करते हैं, ग्लेशियर, स्ट्रीम से, रिवर से, लेक से, उसके बाद उस वाटर की ट्रीटमेंट होती है। तो ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? कि उसमें कुछ अनवांटेड कंपोनेंट होता है। अब क्वालिटी से ये पता चलता है, जब हम क्वालिटी चेक करते हैं तो क्वालिटी से ये पता चलता है कि हमारे पानी में कुछ अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट है या नहीं। अगर वाटर में अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट है, वी कैन नॉट कंज्यूम दैट वाटर। उससे हमें क्या होगा? हमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होगी, नंबर ऑफ डिजीजेस बोर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो उस वाटर को हमें क्या करना होता है? ट्रीट करना होता है। अब सबसे पहली बात यहाँ पे ये आ रही कि अनवांटेड सब्सटेंस बहुत फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। देखो, जो अनवांटेड सब्सटेंस हमारे पानी के अंदर जो प्रेजेंट होता है, वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट फॉर्म है फिजिकल कंपोनेंट और फिजिकल फॉर्म। फिजिकली कुछ जो फिजिकली क्या हो, जो हमें डायरेक्टली अपने आँख से दिख जाए। ठीक है, जैसे सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, पीस ऑफ फूड, पीस ऑफ पेपर, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास केमिकल कंपोनेंट होते हैं, एंड थर्डली हमारे पास बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं। तो ये अनवांटेड कंपोनेंट है जो पानी में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हमें कंप्लीटली इन 3 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है, तो डीपली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल कंपोनेंट्स की। तो फिजिकल कंपोनेंट्स के अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, देखो, फर्स्ट हमारे पास है सस्पेंडेड सॉलिड्स, सेकेंडली टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर एंड टेम्परेचर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे? सस्पेंडेड सॉलिड को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तो अभी आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताते चलूँगा। ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास डिसॉल्व्ड सॉलिड है, पीएच है, अल्कलिनिटी है, हार्डनेस है, क्लोराइड कंटेंट, फ्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट एंड गैसेस। ये हमारे वाटर के अंदर केमिकली प्रेजेंट होते हैं, राइट। एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल कंपोनेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन वाटर, सो ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट हमारा कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गेट वालों के लिए बताऊंगा। तो गेट के लिए नंबर 1 ये चैप्टर, सॉरी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पीएच, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी पीएच को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंडली अल्कलिनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्डली हार्डनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एंड दिस एज वेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। अब बात करेंगे एसएससी जेईई वालों के लिए। एसएससी जेईई वालों के लिए जनरली पूछेगा कि पीएच की रेंज क्या होती है। ठीक है, अल्कलिनिटी कौन कौन से कंपोनेंट काज करते हैं। ठीक है, फ्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए, इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जब
मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो जो भी मैं बताऊँगा साथ में बताते चलूँगा, ठीक है? तो क्वेश्चंस भी बताऊँगा जो आए हैं एसएससी, जेईई और गेट में, ठीक है? सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज फिजिकल कंपोनेंट। इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड पहला कंपोनेंट था, ठीक है? तो सस्पेंडेड सॉलिड हमारा पहला कंपोनेंट, इसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर सच एज क्ले, सिल्ट एटसेट्रा। तो ये सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, ठीक है? अब इनका सोर्स क्या है? ये कहाँ से पैदा होते हैं? इनका सोर्स जो है फाइबर है, अलगी है, क्ले, सिल्ट, सैंड एटसेट्रा, राइट? तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है? अब बात करेंगे काज। अगर हमारे वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है, क्ले, सिल्ट ये सारा प्रेजेंट है, तो इससे क्या काज होगा? एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग, ठीक है? तो हमारा डिस्प्लीजिंग एक किस्म का टेस्ट आएगा पानी में, अच्छा टेस्ट नहीं होगा पानी का। सेकेंडली इनक्रस्टेशन। इनक्रस्टेशन क्या होगा? इनक्रस्टेशन का मतलब हुआ डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी पाइप्स की कम हो जाएगी, ठीक है? जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, ये हमारे पाइप्स पाइप्स क्या होते हैं? दे आर वाटर कैरिंग चैनल्स, जो यहाँ से हमारा पानी फ्लो हो रहा है, तो इस पाइप के ऊपर हमारे सस्पेंडेड सॉलिड जब कलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ से फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है? फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? तो इनक्रस्टेशन का मतलब हुआ रिडक्शन ऑफ डिस्चार्ज, और वी कैन से इससे क्या होता है? चॉकिंग भी हो जाता है, ठीक है? इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब एक्सेप्टेबल वैल्यू, कितना वैल्यू हम एक्सेप्ट करके मान के चलेंगे परमिसिबल है और कितना काज फॉर रिजेक्शन है, ठीक है? एज पर आईएस 10500 जो हमारी परमिसिबल लिमिट है 500 मिलीग्राम। अगर वाटर में इतना मिलीग्राम सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है तो ये ओके है, इस वाटर को हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। अगर एल्स हम नहीं कर सकते। अगर 2000 मिलीग्राम पर लीटर से एक्सीड कर गया तो हम पानी को रिजेक्ट करते हैं, कंज्यूम नहीं करना हमें, क्योंकि सस्पेंडेड सॉलिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है? सो नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्बिडिटी की। तो टर्बिडिटी का मतलब क्या हुआ? टर्बिड वाटर है, गंदा गंदा पानी। जब रेन होती है, बारिश होती है, तो पानी का कलर चेंज हो जाता है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। जब हम नल खोलते हैं तो कितना गंदा पानी आता है, तो उसकी वजह से उसका रीज़न ये है कि उस पानी में नंबर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो टर्बिडिटी का जो डिफिनीशन है, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, लो ट्रांसपेरेंसी इन वाटर ड्यू टू सस्पेंडेड मैटर। जो भी बीटेक के स्टूडेंट है ना, आप इसमें फोकस करना है इस डिफिनीशन पे। ऐसा डिफिनीशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। टर्बिडिटी अक्सर आप क्या बोलते हैं? लो ट्रांसपेरेंसी इन वाटर ड्यू टू सस्पेंडेड मैटर। तो इसमें जब सस्पेंडेड मैटर पानी में जब मिल जाता है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं टर्बिडिटी। सोर्स क्या है? सस्पेंडेड सॉलिड्स। काज क्या है? एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग। इनक्रस्टेशन। इस इनक्रस्टेशन का मतलब हुआ जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स पानी में डिजोल्व हो गए, या जो पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट है, वो विद जब पानी का टर्बुलेंस, जब पानी की वेलोसिटी कम हो जाएगी, जब पानी रुक जाएगा पाइप के अंदर, ठीक है, तो ये सेटल डाउन होते हैं पाइप में। जब ये सेटल डाउन हो जाएंगे, यहाँ से जो डिस्चार्ज होगा क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए इनक्रस्टेशन से क्या होती है? सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जब सेटल होंगे, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइप विल रिड्यूस। अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली चोकिंग हो जाएगा पाइप्स का, पाइप्स विल चोक एंड डिस्चार्ज हमें यहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है? और अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। जब आप गिलास में पानी लेते हैं, अगर पानी आपको कहीं ना कहीं गंदा लगता है तो आप उसको कंज्यूम नहीं करते, तो ये हम बोलते हैं कि दिस वाटर इज नॉट सेफ टू ड्रिंक, ठीक है? तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेजरमेंट की बात करेंगे। मेजरमेंट के लिए हमें नंबर ऑफ मेथड है, नंबर ऑफ रॉड्स हैं। पहला जो है टर्बिडिटी रॉड है, ठीक है? सिलाई का टर्बिडिटी रॉड, ठीक है? ये सिलाई का टर्बिडिटी रॉड, इसका यूनिट जो है एसटीयू है। सेकेंडली जैक्सन टर्बिडिटी रॉड, जेटीयू, नेफ्लोमीटर, एनटीयू, ठीक है? तो ये एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको डायरेक्टली पूछ सकता है कि नेफ्लोमीटर का यूनिट क्या है, तो एनटीयू यूनिट क्या है? नेफ्लोमीटर का यूनिट है, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो यूनिट्स हैं हमारे एसटीयू, जेटीयू, एनटीयू, इनको हमने यहाँ पे रिलेट किया है 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वलेंट टू 1 ppm, ठीक है? ये इक्वलेंट होता है 1 एसटीयू इक्वलेंट टू 1 जेटीयू इक्वलेंट टू 1 एनटीयू, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं लिमिट। टर्बिडिटी का लिमिट कितना होना चाहिए? सो द लिमिट फॉर टर्बिडिटी, एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर टर्बिडिटी इज 1 एनटीयू, और आप इसको 1 मिलीग्राम पर लीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है? कोई हर्ज नहीं है। काज फॉर रिजेक्शन,
अगर पानी में 10 NTU टर्बिडिटी प्रेजेंट होगी तो उस पानी को हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल भी अलाउेबल नहीं है, ठीक है। अब ये एक नोट है, इसको याद रखना कि अगर टर्बिडिटी ग्रेटर देन 5 यूनिट पानी में प्रेजेंट है वो डायरेक्टली हम अपनी आंखों से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट, कलर भी हम फिजिकली हम पानी को देख के पता कर सकते हैं इसका कलर कैसा है। अब कलर इज ड्यू टू डिजोल्व सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। देखो, सॉलिड्स हमारे दो तरह के होते हैं पानी में, एक होते हैं डिजोल्व सॉलिड्स, एक होता है सस्पेंडेड सॉलिड्स, SS, ठीक है। अगर डिजोल्व सॉलिड की वजह से कलर होगा तो उसको हम ट्रू कलर बोलेंगे, एंड इफ कलर इज ड्यू टू सस्पेंडेड सॉलिड दिस कलर इज कॉल्ड एपरेंट कलर, ठीक है। अब नेक्स्ट है सोर्स ऑफ कलर। सोर्स ऑफ कलर इज ऑर्गेनिक इन इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इम्पार्ट नॉन यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग। कलर से क्या होता है, कलर इम्पैक्ट ऑफ कलर इज, अगर पानी का कलर चेंज होगा, ठीक है, तो वो पानी ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं है। हम वी कैन नॉट कंज्यूम दैट वाटर, वी कैन नॉट यूज फॉर वॉशिंग पर्पसेस। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्लोरीन डिमांड हमारे पानी का इंक्रीज होगा। क्लोरीन हम क्यों ऐड करते हैं कि ताकि पानी क्लीन हो जाए, पीने के लिए इजीली पीने के काबिल हो जाए, उसके लिए हम क्लोरीन ऐड करते हैं। जब कलर होगा तो हमें वी हैव टू ऐड क्लोरीन मोर एंड मोर, ठीक है। अब बात करेंगे मेजरमेंट की, तो टिंटोमीटर इज यूज टू चेक कलर। तो कलर को चेक करने के लिए टिंटोमीटर, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर SSC JEE IES, SSC JEE and IES के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर कलर इज, तो आप बता देना टिंटोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं यूनिट ऑफ कलर। कलर का यूनिट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है SSC वालों के लिए। ट्रू कलर यूनिट, TCU, ठीक है। तो लिमिट क्या है, एक्सेप्टेबल लिमिट जो है कलर का वो 5 TCU है। अगर पानी में कलर 5 TCU के अराउंड होगा तो एक्सेप्टेबल है, अगर 25 तक पहुंच रहा है तो इट इज रिजेक्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो हमें कलर की ट्रीटमेंट करनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो फिजिकल कंपोनेंट है वो है टेस्ट एंड ऑर्डर। अब टेस्ट एंड ऑर्डर इट इज कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग गैसेस लाइक H2S, CH4 एटसेट्रा। इनकी वजह से हमारा टेस्ट एंड कलर बिगड़ जाता है। जैसे H2SO जो है ना, ये ऐसा गैस है, ये इसका बैड टेस्ट होता है, सॉरी बैड ऑर्डर ये प्रोड्यूस करता है वाटर में। इफ H2S प्रेजेंट इन वाटर इट प्रोड्यूसेस बैड ऑर्डर, वेरी बैड ऑर्डर, ठीक है। जो हमारे रॉटेड एग्स होते हैं ना, उनका स्मेल कैसा होता है, वैसा स्मेल ये पानी में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो वी नीड टू रिमूव दीज गैसेस एज वेल इन ऑर्डर टू मेक आवर वाटर कलर फ्री, सॉरी टेस्ट फ्री एंड ऑर्डर फ्री। तो क्या करते हैं, देखो एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। हम पानी की एरिएशन करते हैं, एक प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एरिएशन। एरिएशन इज डन टू रिमूव डिसॉल्व्ड गैसेस इन वाटर, ठीक है। तो यही H2S और CH4 को रिमूव करने के लिए हम पानी की एरिएशन करते हैं। एरिएशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर को हम इंटीमेट कंटैक्ट में लाते हैं। वाटर इज ब्रॉट इंटीमेट कंटैक्ट विथ एयर सो दैट डिसॉल्व्ड गैस विल be removed from water and we will get odorless and tasteless water, ठीक है। अब मेजरमेंट डन बाय डाइल्यूशन टेक्निक से इस टेस्ट एंड ऑर्डर की मेजरमेंट करते हैं, कितना टेस्ट है कितना ऑर्डर है, तो ये सारा मेजरमेंट किससे करते हैं, डाइल्यूशन टेक्निक से करते हैं। अब लिमिट्स की बात करें, देखो आपको थोड़ा बोरियत सा फील हो रहा होगा, लेकिन वंस आप जब इस वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे या नोट्स बना के रिवाइज करेंगे, बहुत मस्त लगेगा। और ये इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया भी, ठीक है। डिस्प्ले भी हो गए होंगे कुछ क्वेश्चंस। अब यहाँ पे लिमिट्स की बात करेंगे। एक्सेप्टेबल लिमिट है 1 TON एंड रिजेक्शन कॉज फॉर रिजेक्शन है 3 TN। अगर पानी में 3 TN ये कलर प्रेजेंट होगा, ऑर्डर प्रेजेंट होगा, तो इस पानी को हम रिजेक्ट करते हैं। देखो TON क्या हुआ, ये यूनिट है टेस्ट एंड ऑर्डर का। TON का फुल फॉर्म है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। दिस नंबर इंडिकेट्स वेदर द वाटर इज ऑर्डर फ्री, टेस्ट फ्री और नॉट, ठीक है। अगर 1 TON होगा तो इट इज टेस्ट एंड ऑर्डर फ्री, अगर 3 के अराउंड होगा तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं बिकॉज इट कंटेन्स ऑर्डर एंड टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी
एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस वाटर में, क्वालिटी ऑफ वाटर में। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो उसमें जो भी पैथोजन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको सनलाइट मिलेगा। टेम्परेचर कहाँ से आता है? सनलाइट की वजह से। सन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो जाएंगे। एवरी 10 डिग्री इंक्रीज काजेस डबल द एक्टिविटीज़। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ डबल हो जाते हैं। अगर 10 डिग्री, सपोज 10 डिग्री वाटर का टेम्परेचर है, अगर 20 डिग्री हुआ तो डबल हो जाएंगे सारी एक्टिविटीज़, ठीक है। इसलिए जो पानी में टेम्परेचर की जो लिमिट है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएंगी। तो यह मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है केमिकल पैरामीटर ऑफ वाटर, ठीक है। अब वाटर में कुछ अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं जो केमिकली रिएक्ट हुए होते हैं, ठीक है। तो इनको हमें पढ़ना है, जो केमिकली रिएक्ट हुए होते हैं। इसमें सबसे पहले डिजॉल्व सॉलिड्स। डिजॉल्व सॉलिड्स तो हमें दिखते नहीं है, ये फिजिकल नहीं है, इसीलिए ये केमिकली रिएक्ट हुए होते हैं। तो डिजॉल्व सॉलिड्स देखो, टोटल सॉलिड्स हमारे वाटर में होते हैं डिजॉल्व सॉलिड्स प्लस सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है। अब डिजॉल्व सॉलिड्स भी दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स एंड इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स, ठीक है। इसी तरह सस्पेंडेड सॉलिड में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। अब डिजॉल्व सॉलिड्स का सोर्स की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इसका भी सिमिलर है सोर्स। इम्पैक्ट क्या होता है अगर पानी में डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट होता है, उससे क्या इम्पैक्ट होता है? तो पानी पीने के या कंजम्पशन के काबिल नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिजॉल्व सॉलिड से अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। अब मेजरमेंट कैसे करते हैं? बॉइलिंग से, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा डिजॉल्व सॉलिड है, वो ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड प्लस इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड होता है। जब पानी को बॉयल करेंगे, यहाँ से जो ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड है ये क्या हो जाएंगे? बर्न आउट हो जाएंगे, फिर हमें क्या मिलेगा? इनऑर्गेनिक। वंस वी विल गेट इनऑर्गेनिक, टोटल डिजॉल्व सॉलिड में से इनऑर्गेनिक सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट ऑर्गेनिक, जो बर्न आउट हुआ था वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिमिट्स की बात करेंगे। जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 500 मिलीग्राम है एंड कॉज फॉर रिजेक्शन है 2000 मिलीग्राम। ये इंपॉर्टेंट है एसएससी वॉल्यूम के लिए ये लिमिट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पीएच। सो ये इस पे 2 स्टार में लगाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर गेट, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट। तो इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट में, तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाएगा अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेना और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। तो अब हम डिस्कस करेंगे पीएच। व्हाट इज पीएच? पीएच इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन, ठीक है। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन को चेक करते हैं, ठीक है। अब और दूसरा डिफिनेशन हमारे पास है, पीएच डिफाइंस वेदर आवर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। देखो अगर पीएच, ये हमने 11-12 में पढ़ा है, अगर पीएच 7 होगा, पीएच का वैल्यू 7 होगा तो हमारा वाटर इज ए न्यूट्रल। अगर 7 से लेस है तो ये एसिडिक है, एंड 7 से एक्सीड कर रहा है तो ये बेसिक है, ठीक है। तो अब पीएच का एक इक्वेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 इंटू H प्लस कंसेंट्रेशन। H प्लस क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कितना है। और हमेशा याद रखना है, जब भी आप पीएच निकालेंगे वो मोल्स पर लीटर में निकालेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम गेट में यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। आपको मिलीग्राम में सारा इंफॉर्मेशन दिया होता है, लेकिन लास्ट में जब पीएच निकालते हैं आप मिलीग्राम पर लीटर में निकालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है, आपको मिलीग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। ऑल्सो पीएच प्लस पीओएच ये होता है 14, ये जर्नल इक्वेशन है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। पीएच प्लस पीओएच ये क्या होता है हमारा? 14, ठीक है। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को भी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। अब हमें पता है कि पीएच जो होता है माइनस लॉग 10 H प्लस एंड पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 OH नेगेटिव, ठीक है। दिस OH नेगेटिव एंड H नेगेटिव इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव इज OH आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब पुटिंग वैल्यूज ऑफ पीएच एंड पीओएच इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर
pH और pH का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें फाइनली ये मिलता है। इस इक्वेशन को भी याद रखना, गेट में क्वेश्चंस आते हैं, आपको OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन दिया होता है और आपको पूछता है कि pH निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? pH निकालने के लिए H प्लस पता होना चाहिए। देखो pH कैसे निकलेगा? H प्लस जब पता होगा फिर लॉग के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH का अगर वैल्यू दिया होता है तो OH का वैल्यू को हम इस 10⁻⁻14 के डिवाइड में रख के यहाँ से H प्लस का वैल्यू निकालते हैं, वो यहाँ पुट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अब pH का लिमिट क्या रहता है? pH का एक्सेप्टेबल लिमिट 6.5 to 8.5 है, एंड अगर pH पानी में 9.2 से ज़्यादा होगा तो इस वाटर की ट्रीटमेंट की जाती है, यहाँ से pH को कम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा काज फॉर रिजेक्शन है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है SSC JEE वालों के लिए, ठीक है, कि ये जो डिवाइस होता है जिससे हम pH मेजर करते हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द pH वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है अल्कलिनिटी, ठीक है। सो अल्कलिनिटी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ ions in water that will react to neutralize hydrogen ion. आई होप आपको समझ आया होगा। अल्कलिनिटी का मतलब होता है pH को न्यूट्रलाइज करना, ठीक है, एसिडिटी को कम करना। अल्कलिनिटी इज एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड इन वाटर, ठीक है। एसिड का मतलब क्या है? एसिड का मतलब वो है H प्लस आयंस को कम करना, न्यूट्रलाइज करना, वही क्या है अल्कलिनिटी का काम है। अब मोस्ट कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अल्कलिनिटी आर CO3 2 नेगेटिव, HCO3 एंड OH नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन, इसको बाइकार्बोनेट आयन, और इसको H प्लस आयन बोलते हैं, OH प्लस आयन, OH नेगेटिव आयन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अल्कलिनिटी caused by CO3 2 नेगेटिव ओनली, तो वी से दिस अल्कलिनिटी इज कॉल्ड कार्बोनेट अल्कलिनिटी। अगर अल्कलिनिटी सिर्फ HCO3 की वजह से होगी तो हम इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी। एंड इफ अल्कलिनिटी इज ड्यू टू OH नेगेटिव ओनली, देन दिस अल्कलिनिटी इज कॉल्ड कास्टिक अल्कलिनिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर गेट, ठीक है। गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आए हुए हैं अल्कलिनिटी पे, गेट पे, ठीक है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कास्टिक अल्कलिनिटी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी, एंड इसको कास्टिक अल्कलिनिटी, ठीक है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कास्टिक अल्कलिनिटी हम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन, इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन, एंड इसको बोलते हैं OH नेगेटिव आयन, ठीक है। ये हम आपने याद रखना है। अब ये मेजर क्या है? दीज आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अल्कलिनिटी। अब कुछ माइनर सोर्स ऑफ अल्कलिनिटी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम काज ऑफ अल्कलिनिटी डिस्कस करते हैं कि अल्कलिनिटी से क्या हमें वाटर में क्या दिक्कतें प्रोड्यूस हो जाती है। सो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अल्कलिनिटी काजेस। सो फर्स्टली वी हैव बिटर टेस्ट इफ अल्कलिनिटी एक्सीड्स इट्स लिमिट। अगर अल्कलिनिटी लिमिट से ज़्यादा होगी तो बिटर टेस्ट होगा, ठीक है। सेकेंडली अल्कलिनिटी रिएक्ट विथ सर्टेन केटाइन्स इन प्रेसिपिटेट फॉर्म, इट कॉजेस इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप्स, ठीक है। जैसे Ca2+, ये पानी में प्रेजेंट होता है, जब ये अल्कलिनिटी के साथ रिएक्ट होगा तो ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? पाइप्स में सेटल डाउन होकर फिर चॉकिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसलिए इंक्रस्टेशन भी काज करता है। अल्कलिनिटी काजेस इंक्रस्टेशन, ठीक है, ये याद रखना, ये SSC वालों के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर SSC JEE एंड IAS में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपको दे के पूछ लेगा, ठीक है। SSC में डायरेक्ट पूछ सकता है, तो ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, ये बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज है IAS के लिए, SSC के लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। और जितने भी सेमेस्टर के बच्चे हैं वो तो समझ रहे होंगे, उनके लिए पढ़ना ही पढ़ना है सारा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड कॉज है ड्यू टू द इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप्स, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइप रिड्यूस हो जाती है। एंड फाइनली मेजरमेंट इज डन बाय टाइट्रेशन टेक्निक, ठीक है गाइस। तो ये था ऑल अबाउट अल्कलिनिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे हार्डनेस के बारे में। सो हार्डनेस इट इज डिफाइंड एज कंसेंट्रेशन ऑफ मल्टीवेलेंट केटाइन्स इन वाटर, ठीक है। हार्डनेस, अगर यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, हार्डनेस इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिस्ट्रॉय द सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोप। सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी मतलब फॉर्म मेकिंग,
फोम मेकिंग, जब हम सोप को पानी में डालते हैं या डिटर्जेंट को पानी में डालते हैं, एक फोम बनता है, एक लेदर बनता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है जब पानी की हार्डनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। ठीक है। तो अब जो हार्डनेस है, हार्डनेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है हमारा कार्बोनेट हार्डनेस, इसको सी एच से हम डिनोट करते हैं। एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को एन सी एच से डिनोट करते हैं। कार्बोनेट हार्डनेस को वी कैन से टेम्प्रोरी हार्डनेस एज वेल, एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज कॉल्ड इट परमानेंट हार्डनेस, राइट। अब यहाँ पे टेम्पोररी हार्डनेस काज करने के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, विच आर HCO3 नेगेटिव एंड CHO3 2 minus of calcium and magnesium causes carbonate hardness. Sulfate, chloride and nitrite of calcium and magnesium gives permanent hardness. तो ये सारे अगर आयंस प्रेजेंट हो गए पानी में तो दे विल प्रोड्यूस परमानेंट हार्डनेस। एंड HCO3 नेगेटिव एंड CO3 2 नेगेटिव, अगर ये दो कंपोनेंट्स होंगे तो पानी में टेम्पररी हार्डनेस काज होगा, ठीक है। अब टेम्पररी हार्डनेस इज रिमूवेबल, वी कैन रिमूव इजीली बाय बॉइलिंग, बट दिस इज परमानेंट, वी कैन नॉट रिमूव, हमें इसमें नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेट के लिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट, 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो SSC JEE के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनके लिए पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉज ऑफ हार्डनेस देखते हैं, हार्डनेस से क्या प्रॉब्लम्स होती है पानी में। इंक्रीज लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि सोप की जो फॉर्मेशन जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है हार्डनेस की वजह से। अगर पानी हार्ड होगा तो हमारी सोप कंजप्शन ज़्यादा होगा, जिससे लॉन्ड्री एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली काजेस कोरोजन इन इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप्स, ठीक है। एंड थर्डली मेक फूड टेस्टलेस, अगर पानी में हार्डनेस ज़्यादा होगा तो फूड में मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये काजेस हैं हार्डनेस के। तो हार्डनेस को हम पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सॉफ्टनिंग करते हैं, ठीक है, वाटर सॉफ्टनिंग एक प्रोसेस है। अब नेक्स्ट देखते हैं लिमिट ऑफ हार्डनेस क्या है। मिनिमम लिमिट 75 मिलीग्राम पर लीटर, अगर इस हिसाब से पानी में हार्डनेस होगी तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम पानी को यूज़ कर सकते हैं। इफ़ लिमिट इस इतना, अगर लिमिट इतना होगा 115 मिलीग्राम पर लीटर प्रेजेंट होगा हार्डनेस, तो वी नीड टू स्टॉप यूजिंग द वाटर बिकॉज इट विल कॉज एक्सपेंसेस, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, एंड ये हमें सुटेबल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टोटल हार्डनेस होता है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये कंसेप्ट जो होता है गेट में हम यूज़ करते हैं टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो गेट में हमें हमें कंसंट्रेशन देगा, देखो गेट में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होता है। HCO प्लस का कंसंट्रेशन देगा मिलीग्राम में या मिली इक्विवेलेंट में देगा पर लीटर के हिसाब से, और CO3 2 नेगेटिव का भी कंसंट्रेशन देगा। फिर हमें बोलेगा कि हमें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस जब हम निकालेंगे उसके बाद कार्बोनेट हार्डनेस निकालेंगे। कार्बोनेट हार्डनेस इज टोटल हार्डनेस, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी, ठीक है। जब यहाँ से कार्बोनेट हार्डनेस हमें निकल जाएगा, अब सपोज टोटल हार्डनेस का वैल्यू 256 मिलीग्राम 256 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3 निकल गया, ठीक है। इसको हम CaCO3 के फॉर्म में ले लेते हैं हार्डनेस को, ठीक है, और ये आया 250 ओनली, ठीक है। तो हम ये मिनिमम वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे कार्बोनेट हार्डनेस इक्विवेलेंट होगा अल्कलिनिटी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल हार्डनेस का वैल्यू हमें पता है, कार्बोनेट हार्डनेस का वैल्यू पता है, यहाँ से पता चल गया। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हार्डनेस माइनस CH, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको आएगा इजी, बट लॉट ऑफ कैलकुलेशन यू नीड टू डू विद इन लेस टाइम, ठीक है। उसके लिए हमें देखो कार्बोनेट हार्डनेस के लिए पहले टोटल हार्डनेस निकालना है, अल्कलिनिटी निकालना है, तो बहुत सारा काम है आपको करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस गेट में आते हैं, ठीक है। कभी लैंग्वेज ट्विस्टेड क्वेश्चंस आएंगे, कभी आपको गिवन डाटा को डिफरेंट यूनिट्स में देगा, मिलीग्राम पर लीटर में देगा, तो जो आपको वैल्यू निकालना है वो मीटर में निकालना है या केजी में निकालना है, केजी पर लीटर में निकालना है, ऐसा करके देगा, जिसका हम ख्याल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो गेट में जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट की अगर बात करें तो क्लोराइड कंटेंट, तो कितना क्लोराइड हमारे पानी में प्रेजेंट होना चाहिए जो सेफ है। तो पहले बात करेंगे क्लोराइड कहाँ से आता है। क्लोराइड इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल मिनरल्स,
ठीक, एंड इरिगेशन डिस्चार्जेस, जो भी इरिगेशन का पानी आता है फिर वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, इनफिल्ट्रेट होता है, फिर ज़मीन का पानी हम वापस दोबारा निकालते हैं, अपने ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ करते हैं, वॉशिंग कुकिंग पर्पसेस में। तो कहीं ना कहीं ये जो इरिगेशन में हम जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसमें क्लोराइड प्रेजेंट होगा। वो क्लोराइड पानी के साथ मिक्स होके ज़मीन के अंदर जाता है, फिर बाद में हम पानी निकालते हैं, तो ऐसा सारा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, क्लोराइड क्या करता है, इट इम्पार्ट बैड टेस्ट इन वाटर। ठीक है, तो लिमिट्स आपको क्लोराइड के यहाँ दिए होते हैं। मिनिमम लिमिट इतना होना चाहिए, रिजेक्शन लिमिट आपका 1000 मिलीग्राम पर लीटर। अगर पानी में क्लोराइड प्रेजेंट है तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये जो लिमिट्स है ना, ये एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोराइड कंटेंट। फ्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए, देखो अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ फ्लोराइड इन वाटर हेल्प्स टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज एंड हेल्प इन द परमानेंट ग्रोथ ऑफ टीथ। ठीक है, अगर पानी में 1 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से फ्लोराइड प्रेजेंट होगा तो ये अच्छा है हमारे टीथ ग्रोथ के लिए, टीथ के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, बट अगर लिमिट एक्सीड कर गया, अगर लिमिट 1.5 मिलीग्राम से ज़्यादा हुआ, ठीक है, लीड टू डिस्कलराइजेशन एंड मॉटलिंग ऑफ टीथ। तो अगर पानी में 1.5 मिलीग्राम से ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट होगा तो हमारे टीथ का कलर क्या होगा, खराब हो जाएगा, डिकलराइजेशन होगा एंड मॉटलिंग ऑफ टीथ, टीथ की मॉटलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये काज करता है एक्सेस फ्लोराइड कंटेंट इन वाटर। नंबर थर्ड, अबव 5 मिलीग्राम पर लीटर, अगर फ्लोराइड का कंटेंट 5 मिलीग्राम से ज़्यादा है, इट लीड्स टू परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स, कॉल इट बोन फ्लोरोसिस। तो ये एक बोन डिजीज क्रिएट करता है जिसको बोन फ्लोरोसिस कहते हैं। कौन, फ्लोराइड अगर 5 मिलीग्राम से ज़्यादा होगा पानी में तो बोन फ्लोरोसिस होता है। बोन फ्लोरोसिस मीन्स परमानेंट डिफॉर्मेशन, आज बेंड हो जाते हैं हमारे बोन्स। ठीक है, तो ये हमारा था अबाउट फ्लोराइड कंटेंट के बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट का, नाइट्रोजन। तो कितने सारे कंपोनेंट होते हैं, देख आप खुद देख लेना कि पानी में कितने सारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं। तो इन सारे की ट्रीटमेंट कितनी हमें ज़्यादा ट्रीटमेंट करनी होगी, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हमें करने होंगे। ठीक है, तो ये पानी में ये सारा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है कि हम इसको अच्छी तरह स्टडी करें, कितना लिमिट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा हमें पढ़ना, इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन। आपने खुद देख लिया कि अगर फ्लोराइड प्रेजेंट होगा ज़्यादा वैल्यू में तो क्या हमारे प्रॉब्लम्स काज कर सकता है। ठीक है, बोन फ्लोरोसिस काज होगा। ठीक है, अगर लिमिट में होगा तो हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो इसको एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक कॉन्शियसनेस के साथ हमें पढ़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेंट की। तो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इट अकर इन फॉर्म ऑफ, तो नाइट्रोजन 4 फॉर्म में हमारे पानी में प्रेजेंट होता है। फ्री एमोनिया के फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक एमोनिया के फॉर्म में होता है, नाइट्राइट के फॉर्म में होता है और नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। ये जो नाइट्रेट है इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है एसएससी वालों के लिए और आईएएस के लिए। क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस कैसे आए हैं वो मैं आपको डिस्प्ले भी करवा दूंगा और यहाँ बताऊंगा साथ में। ठीक है, अब यहाँ से फ्री अमोनिया, इट इंडिकेट्स रीसेंट पोल्यूशन। ऑर्गेनिक, इट इंडिकेट्स क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बिफोर डिपोजिशन हैज, बिफोर डिपोजिशन हैज स्टार्टेड। पता नहीं ये क्या लिखा है, आप इसको रहने देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, तो अब लिमिट देखते हैं किसकी, नाइट्रोजन की। तो 45 मिलीग्राम इसका लिमिट है। अगर 45 से ज़्यादा होगा तो इसके क्या काजेस है, इट इफ प्रेजेंट इन एक्सेस काजेस ब्लू बेबी डिजीज। अगर 45 मिलीग्राम से ज़्यादा होगा क्या, नाइट्रोजन इफ प्रेजेंट मोर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर इन वाटर, इट काजेस ब्लू बेबी डिजीज। ठीक है, इसको हम मेथोमोग्लोबोमिनिया भी बोलते हैं, जो आईएएस में ये पूछा गया था। ठीक है, आईएएस और एसएससी जेई में भी पूछा गया था कि वो कौन सा कंपोनेंट और वो कौन सा फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है जो ब्लू बेबी डिजीज क्रिएट करता है। इस तरह आया था क्वेश्चन एसएससी जेई में और नंबर ऑफ ऑप्शन यही थे, नाइट्राइट था, नाइट्रेट था, अमोनिया था। और आईस में आया था मेथोमोग्लोबिन कौन सा ये काज करता है, कौन सा फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन काज करता है। ठीक है, तो ये नाइट्राइट जो है, दिस नाइट्राइट काजेस दिस डिजीज, ब्लू बेबी डिजीज। ठीक है, तो नाइट्राइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। अब नाइट्रोजन कंटेंट इज मेजर्ड बाय कलर मैचिंग टेक्निक। तो नाइट्रोजन कितना है कितना नहीं है वो हमें कलर टेक्निक
से हमें पता चलता है। अब नेक्स्ट हमारा है केमिकल कंपोनेंट्स में फाइनल हमारा डिसॉल्व्ड गैसेस। तो डिसॉल्व्ड गैसेस जैसे CH3, H2S, ये सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं जो नंबर ऑफ डिफरेंट एंड डिस्गस्टिंग स्मेल प्रोड्यूस एंड ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। ये CH3 एक्सप्लोसिव गैस है, इम्पार्ट्स बैड टेस्ट एंड ऑर्डर। क्या H2S ये एक बैड टेस्ट हमारे पानी में प्रोड्यूस करता है। CO2 इंडिकेट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट एंड थर्ड वन फाइनल कंपोनेंट, दैट इज बायोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर और बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को रिमूव करना होता है। ठीक है, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेन्स। क्योंकि बायोलॉजिकल पैरामीटर के अंदर हमें पैथोजेंस की स्टडी करनी है, कितने नंबर ऑफ पैथोजेंस हमारे वाटर में है या नहीं है, वो हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है पैथोजन। दीज आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजीज। ये डिजीज वाटर बोर्न डिजीज जो क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो वो पैथोजेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, टू चेक प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन वाटर वी चेक और काउंट प्रेजेंस ऑफ कोलिफॉर्म विच इन देमसेल्व्स आर हार्मलेस। ठीक है, तो ये पैथोजेंस है या नहीं है पानी में, ये पता करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ कोलिफॉर्म। अगर कोलिफॉर्म पानी में प्रेजेंट है तो पैथोजेंस प्रेजेंट है, ये याद रखना। तो पैथोजेंस को चेक करने के लिए है या नहीं पानी में, उसके लिए हम कोलिफॉर्म टेस्ट करते हैं। कोलिफॉर्म भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट दीज आर हार्मलेस फॉर ह्यूमन बींग्स, but their presence or absence indicates the presence or absence of pathogenic bacteria. कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया पैथोजन प्रेजेंट है, कॉलीफॉर्म एब्सेंट है तो बैक्टीरिया एब्सेंट है, ये याद रखना। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपके एग्जाम में कि नेम द बैक्टीरिया विच आर यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। तो वो क्या है, कॉलीफॉर्म्स है। ठीक है, अब टेस्ट करते हैं फॉर कॉलीफॉर्म्स। तो कॉलीफॉर्म के लिए हम नंबर ऑफ टेस्ट करते हैं कि कोलिफॉर्म प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि असल में हमें क्या करना है, पैथोजन देखना है। तो पैथोजन देखने के लिए कोलिफॉर्म है, तो कोलिफॉर्म्स दे आर इंडिकेटर टू प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन वाटर। पहला टेस्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट, दूसरा एमपीएन है, तीसरा कोलिफॉर्म इंडेक्स है। ये जो एमपीएन है, गेट 2021 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और एसएससी जेई और आईएएस में डायरेक्टली पूछ सकता है कि नेम द टेस्ट विच इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस। तो एमपीएन दे सकता है और कुछ और टेस्ट दे सकता है। ठीक, इन तीनों में से एक दे सकता है। ठीक है, अब इनमें से कुछ लेटेस्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं और कुछ जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं, जो बेकार हो गई, अब हम यूज़ नहीं करते। तो ये था ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ वाटर में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। अब हमने कंप्लीटली पढ़ा है क्वालिटी ऑफ वाटर में अनवांटेड कंपोनेंट्स, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, तीनों। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स पानी में नहीं होना चाहिए। यही कंपोनेंट्स अगर नहीं होंगे तो पानी की क्वालिटी हम बेस्ट बोलेंगे। अगर ये कंपोनेंट्स पानी में मैक्सिमम लिमिट में होंगे तो हम बोलेंगे पानी की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने पढ़े, ये अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ आया, कंटेंट अच्छा लगा तो आप अप्रिशिएट करना वीडियो को, लाइक एंड शेयर के थ्रू, और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, देखो अब ये सारा कंपोनेंट हमारे पानी में प्रेजेंट है, तो इनको रिमूव करना है, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं पानी की। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो भी सस्पेंडेड, जो भी पानी में पार्टिकल्स तैरते हैं ना, फ्लोटिंग मैटर, उसको रिमूव करते हैं स्क्रीनर से। स्क्रीनिंग कहते हैं प्रोसेस को। उस स्क्रीनिंग में हम स्क्रीनर लगाते हैं तो जो भी फ्लोटिंग मैटर है वो उसमें रिटेन हो जाते हैं, फिर उसको इजीली हम रिमूव करते हैं। सेकंड है हमारा एरिएशन। एरिएशन में हम जो भी डिसॉल्व्ड गैसेस हैं उन गैसेस को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, एंड फिर हम करते हैं फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन करते हैं, फिर क्लोरिनेशन करते हैं। ये सारे प्रोसेस हैं, फिर हम पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेज देते हैं, फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कम्युनिटी को पानी पहुंच जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। So we will be with awesome content in next video. Till then, you take care.